नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी और मैं हूं मनीष शर्मा। इस वक्त मैं मेरी चुनावी यात्रा के दौरान सवाई माधोपुर में मौजूद हूं, जो एक हॉट सीट बनी हुई है। यहां से बीजेपी ने राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा को कॉन्टेस्ट में उतारा है और एक तरह से ट्रायंगल इस वक्त पर फाइट यहां देखने को मिल रही है। बीजेपी से ही बागी होकर आशा मीणा मैदान में है और कांग्रेस से दानिश अबरार ताल ठोक रहे हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा को जो एक इस पूरे इलाके में अरसे से सक्रिय रहे हैं और अपनी जाति पर बड़ा अच्छा होल्ड उनका माना जाता है। कद्दावर नेता इस पूरे इलाके के रहे हैं और कई दफ़ा विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से उनकी कैंपेनिंग की तैयारी है और कितनी बड़ी चुनौती वो इस बार खुद के लिए देख रहे हैं। किरोड़ी जी, बहुत स्वागत है एनडीटीवी से बात करने का। देखो, किस तरह से चुनावी तैयारियां चल रही है? एक बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है सवाई माधोपुर, क्योंकि 7 सांसदों को बीजेपी ने इस बार उतारा। काफ़ी विरोध भी झेलना पड़ा पार्टी को। उसके बाद पार्टी दिखी कि थोड़ा-सा बैकफुट पर दिखी और जो सांसदों को उतारने का जो कॉन्सेप्ट था, पहली शुरुआती लिस्ट में आप लोगों के नाम के बाद किसी सांसद को नहीं उतारा। सवाई माधोपुर में किस तरह की तैयारियां हैं आपकी और क्या चुनौतियां आप इस बार देख रहे हैं? देखो ऐसा है, मैं सतत जनता के बीच में रहता हूँ। जनता के हर मुद्दों को मैं सतत आक्रामक होकर उठाता रहता हूँ। तो सवाई माधोपुर सहित 1 दर्जन विधानसभा सीटों से मेरा नाम जनता और कार्यकर्ताओं की तरफ से आया था। इससे आप समझ सकते हो कि मैं चुनाव के मोड पर सदा रहता हूँ और ये मेरा जो राजनीतिक जीवन है उसकी शुरुआत सवाई माधोपुर से हुई। मैंने यहाँ से 1989 में देश में भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक वोटों से जीत के मैं गया था। तो उस कारण यहाँ से एमएलए बनने के बाद मैं मंत्री भी बना था। तो मेरा जनता के प्रति लगाव है, जनता का मेरे पे आशीर्वाद है सवाई माधोपुर का भरपूर। विकट परिस्थितियों में भी यहाँ की जनता ने मेरे को चुनाव जिता के भेजा है। इसलिए इस समय कोई चुनौती नहीं है। जो बागी उतर रहे हैं, वो त्रिकोण क्या है, तो एक ही कोण है, कमल का फूल। कहीं कोई त्रिकोण नहीं है। इंडस्ट्रीज वाकई एक बड़ी समस्या है। जिस तरह से आपने कहा, पेयजल, दौसा और उसके आसपास इलाके में आप भी उस इलाके को काफी अच्छे से जानते हैं, आप प्रतिनिधित्व करते रहे, वहाँ बड़ी समस्या रही है पेयजल की। इंडस्ट्री और पानी का भी बड़ा अपने आप में एक संबंध है सीधा-सीधा और रोज़गार उसी से पैदा होते हैं। आप लंबे समय से इस इलाके में सक्रिय हैं किरोड़ी जी। आपने मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को अगर बता सकें, और लोग जिस तरह से आरोप भी लगाते हैं कि इंडस्ट्रीज़ और रोज़गार को लेकर आपने कुछ ख़ास किया नहीं। क्या कुछ आपने अभी तक किया, और क्योंकि आप लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करते रहे, तो क्या किस तरह देखो की यहाँ दिक्कत रही अभी तक ये इंडस्ट्रीज़ नहीं लग पाई? विकास के काम तो भरपूर किए और जो है, जो बात आप कह रहे हो, उसमें हमारा क्षेत्र इसलिए पिछड़ गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। पानी है, बिजली है, इस ढंग के इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए इंडस्ट्रीज नहीं आए। अब हमारे पिछली वसुंधरा सरकार ने, ये कि आपको पता है कि करीबन कांग्रेस का 50-55 साल का समय निकल गया। आज चंबल का पानी बहकर बेकार जा रहा है, समुद्र में चला जाता है और बारहमासी नदी है, बिल्कुल हमारे यहीं इसी जिले में है। तो फिर वसुंधरा जी को मैंने बात करी थी। उन्होंने पिछले राज्य में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसको ईआरसीपी कहते हैं, उसके प्रस्ताव प्रस्ताव केंद्र को भिजवाए थे। अब ये सरकार उसमें एक कदम भी नहीं बढ़ी। करीब 39 सीटें हैं इन 13 जिलों में आप ज़िक्र कर रहे हैं और 3 सीटें सिर्फ़ आपके पास हैं। किस तरह का परिवर्तन आप अपेक्षा करके चल रहे हैं? क्योंकि खुद कांग्रेस काफ़ी ज़ोर लगा रही है। आपकी पार्टी में भी कल महुआ में जेपी नड्डा ने सभा की, काफ़ी आलाकमान भी सक्रिय है इस इलाके को लेकर के और एक डिसाइडर भी रहा है। ईआरसीपी कांग्रेस मुद्दा बना रही, आप इस पूरे इलाके में क्या मुद्दा बना लेकर जा रहे हैं? तो ईआरसीपी को लेकर मैंने 1 लाख लोगों की मीटिंग की थी आज से 5 महीने पहले, और मैंने ये चीज जो आपको बता रहा हूँ सारी समझा दी थी। किसान समझ गए। ईआरसीपी को लेकर हमारा किसान जागरूक है और उनको भरोसा है कि अगर राज्य में सरकार बनेगी बीजेपी की, तो 2024 में मोदी जी की सरकार बननी है। तो डबल इंजन की सरकार बन गई तो निश्चित रूप से ईआरसीपी होगी। ऐसी मानसिकता पूर्वी राजस्थान के लोगों की है। जहां तक आप कह रहे हो कि 39 में से पिछली बार 3 सीट आई, अब के 30 सीट आई। 1-0 और आप लगा कर ले जाओ। आज की तारीख नोट कर लेना, मैं आपसे मिलूंगा
पूर्वी राजस्थान बीजेपी को सत्ता में लाएगा। नहीं, लेकिन अब बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें तमाम उसी तरह की तर्ज पर बात की गई जो कांग्रेस वादे करती है। आप रेवड़ी का जिक्र कर रहे हैं, उसमें कमोबेश वही तरह का नहीं ना, रिफ्लेक्शन है। हमारे ये नहीं है, हमारे तो देखो चुनाव की दृष्टि से नहीं किया हमारे यहाँ। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि की घोषणा करी तो चुनाव पे नहीं की, उज्ज्वला योजना की तो चुनाव की दृष्टि से नहीं की, इज्जत घर की तो चुनाव की दृष्टि से नहीं, घर बनाने की तो चुनाव की दृष्टि से नहीं की, जन धन योजना में कोई चुनाव की दृष्टि से नहीं था। वो तो गरीब तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, वो एक रेगुलर प्रक्रिया था। अब ये चुनाव के टाइम पे कर रहे हैं तो ये तो राजनीतिक लाभ देने के लिए कर रहे हैं, तो जनता समझ रही है। मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर अभी पिछले महीने एक रैली में थे और उन्होंने कहा था कि गहलोत साहब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी कोई योजना बंद नहीं करूंगा। तो इसका मतलब मानते तो हैं बीजेपी में आला कमान भी, उनको एहसास है कि योजनाएं तो अच्छी हैं। नहीं नहीं, गहलोत साहब तो कॉपी कर रहे हैं केंद्र की योजनाओं की। अब सिलेंडर पे उन्होंने सब्सिडी दी तो वो योजना तो मोदी जी की थी ना। तो सारी योजनाएं जो हैं जैसे आयुष्मान भारत की हमारी योजना थी, तो नकल तो वहीं की है, वहां की नकल करके ये बढ़ा चढ़ा के दे रहे हैं। इसलिए मोदी जी ने कहा है, और कोई अच्छी योजना हो तो उसको क्यों बंद करें, चालू रखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मोदी जी ने वहां ये भी कहा था कि जिन करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ पेपर लीक के करके भविष्य खराब किया, उनको पाताल में से भी निकाल के जेल की शिक्षों में भेजेंगे। गहलोत साहब ये नहीं कर पाए। अब आखिरी में एक दो सवाल और लूंगा किरोड़ी जी। चुनाव में आप है इस वक्त में, आपके लिए बड़ा कहा जाता है कि किरोड़ी लाल मीणा सत्ता के साथ रहने के बड़ी चाहत रहती है। किसी भी पार्टी किसी भी तरह से हो, कभी बीजेपी के साथ हैं तो निर्दलीय भी रह लिए, कभी दूसरी पार्टियों के साथ रह चुके हैं। आपको किसी ने गलत बता दिया। मैं तो बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक वही, रहा। क्योंकि आप स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक रहे, लेकिन आप दूसरी पार्टियों में भी रह चुके हैं, नहीं निर्दलीय नहीं भी रह चुके हैं, नहीं, बीजेपी से भी कोई रह चुके पार्टी में नहीं रहा, मैं सत्ता के पीछे नहीं भागता। हैं, संगमा की पार्टी से आप चुनाव लड़। मैं वो तो मेरे को क्या है, दरअसल में गलत फहमी में पार्टी से निकाल दिया था, और वसुंधरा जी नाराज हो गई थी, पार्टी से निकाल दिया था। मैं पार्टी छोड़ के नहीं आया था, टिकट भी काट दिया, कोई बात नहीं, टिकट तो मेरे 4 बार लोकसभा के कटे, सर्वाधिक वोटों से देश में जीतने के बाद भी टिकट काट दिया, मैं तो विचलित नहीं हुआ। जो है, मैं पार्टी से निकाल दिया गया था तो जिंदा रहने के लिए चुनाव लड़ा, इसलिए मैं तो मेरी पार्टी में आ गया। जहाज का पंछी जहाज में आके बैठ गया। मैं कोई मेरे को तो सोनिया गांधी जी ने कहा था कि आप कांग्रेस से चुनाव लड़ो 2009 में, मैंने उनको मना कर दिया। बीजेपी ने मेरे को टिकट नहीं दिया क्योंकि मैं तो बाहर था, टिकट कैसे देते। तो मैं निर्दलीय सांसद बन के लोकसभा में पहुंच गया। ऐसा नहीं है, और वहां भी मैं विचारधारा से नहीं भटका, बराबर मैं गुरु दक्षिणा करता था, संघ के कार्यक्रमों में जाता था, विचारधारा से मैं विचलित नहीं हुआ। और आपको किसी ने गलत बताया है, मैं जो पार्टी आती है, मैं मौसम वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं तूफान का सामना करने वाला हूँ, मैं ऐसे छोड़ के नहीं भागता हूँ अधर में। गोलमा जी साथ रह चुकी हैं सरकार के, इसलिए मैंने पूछा राज्य नहीं ना, सरकार में। गोलमाजी का तो क्या है, दरअसल में ऐसा हुआ था, गहलोत सरकार को 6 वोटों की आवश्यकता थी। हमारे उस समय 76 वो आए थे बीजेपी के, तो मैंने बीजेपी वालों को कहा था भाई 6 आदमी मैं आपको दे दूं वसुंधरा जी को, लेकिन वो स्थिति में नहीं थे। तो सरकार की स्टेबिलिटी बनी रहे, जनता के हित के लिए गोलमा जी मेरे को मंत्री बनने का कहा था, मैंने मना कर दिया। गहलोत साहब ने गोलमा को मंत्री बना दिया, हम तो निर्दलीय थे। तो वो कोई ये नहीं कि वो हम राजनीति की दृष्टि से गए। और हमको बाद में जब जनता के मुद्दे पूरे नहीं किए तो हमने आंदोलन किए, सड़क पे गोलमा बैठी मंत्री रहते हुए, भूखड़ आदिवासियों पर जब अत्याचार हुए, मैं भी बैठा, वो भी बैठी, उन्होंने इस्तीफा ले लिया, हमने इस्तीफा दे दिया। वसुंधरा ने इस्तीफा मांगा, जब वो इस्तीफा दे दिया। अगर पद का लोभ होता तो क्यों तो गोलमा देती, क्यों मैं देता, मैं तो आराम से बैठा रहता झुक के। लेकिन मैं यहाँ हटीले हम्बीर की धरती का जन्मा हूँ, मैं स्वाभिमानी हूँ, मैं झुक नहीं सकता, टूट सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता। एक दो आखिरी सवाल। सांसदी से विधायक वापस चुनाव लड़ना ये तो पार्टी डिमोशन माना जाए कि क्या है? मैंने तो पार्टी की योजना है, पार्टी ने तय किया है, इसलिए मैं आ गया। अब राजनीति में कुछ डिमोशन प्रमोशन कुछ नहीं होता। और एमपी नो डाउट
एक अच्छी पोजीशन होती है, लेकिन पार्टी के निर्णय के बाद सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पार्टी का निर्णय है, इसलिए सांसद ही छोड़ के एमएलए का चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी को कहीं न कहीं एहसास तो हुआ पहली सीट के बाद कि जो सभी सातों सीटों पर विरोध देखने को मिला, फिर स्ट्रैटेजी थोड़ी बदली नहीं दोबारा ना, से। हमारे यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिला, वो तो बहुत पैसे वाले हैं, तो कुछ भी पेड न्यूज़ लगवा रहे हैं। हमारे यहाँ तो आप पूरे शहर में पूछ रहे हैं, विरोध के नाम पे पत्ता भी नहीं हिला। नहीं, मैं बाकी सांसदों की बात सांचौर देख लीजिए, झोटवाड़ा देख लीजिए, आप जो है किशनगढ़ देख लीजिए, सभी जगह काफ़ी विरोध झेला। देखो ऐसा है कि ये विरोध कुछ दिन का होता है, कुछ कार्यकर्ता इमोशनल होते हैं, उन्होंने विरोध कर दिया, अब सारे के सारे कार्यकर्ता लग रहे हैं, काम कर रहे हैं पार्टी के लिए। आप कह रहे हैं कि गहलोत ने आशा मीणा को कहा कि आप इनको हाँ, बैठने नहीं देना है। पक्के आप पे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत बागी खड़े कर रहे हैं। प्रमाण है, तो काट दे गहलोत साहब पे तो मैंने बहुत आरोप लगाए, एक भी आरोप का जवाब प्रमाणित आरोप लगाए हैं। ये मैं प्रमाणित कह रहा हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। खबरें ये भी थी कि आपने भी काफ़ी कोशिशें की कि आशा मीणा चुनाव ना लड़ें। करनी चाहिए, हमारी कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता को पूछना चाहिए, बात करनी चाहिए, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने संवाद करने की कोशिश की। अब वो बात ही नहीं करें, बैठना ही नहीं चाहे, तो क्या इलाज है? या तो आंधी 2-4 दिन में चल जाएगी, अमित शाह आ रहे हैं 20 तारीख को, हवा तो चली गई, उस दिन तूफान चालू हो जाएगा। तूफान चालू हो जाएगा। आखिरी मेरा सवाल किरोड़ी जी, अ, अब बहुत ही कम समय बचा है चुनाव में 25 तारीख को मतदान है। कितने आशान्वित हैं आप और सवाई माधोपुर को लेकर आपके क्या बड़े वादे क्या हैं? देखो मेरा तो पेट ही पैक हो गया मतदाता। मैं तो कल से 40 सीटों पर प्रचार करने जा रहा हूँ। पार्टी ने आदेश आ गया, 5 पे तो मैं कर भी आया प्रचार, और जहाँ मेरा प्रभाव बनता है, पार्टी जहाँ सोचती है, उन 40 सीटों पर डिमांड आई है, उन पर मैं प्रचार करने जा रहा हूँ। मेरा तो सब वोट पैक हो गया, अब कोई नहीं घुस सकता उसमें। प्रभु की कृपा से, भगवान गणेश जी की कृपा से मेरी विजय होगी, तो मैं तो पार्टी के प्रचार में निकल रहा हूँ। और करने का तो क्या है, यहाँ रोजगार का सृजन करेंगे, कोई उद्योग लगाएंगे, और एक स्किल डेवलपमेंट का कोई बड़ा सेंटर खोलेंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से क्या किया जा सकता है, क्योंकि होटल का काम यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, और जो तुष्टिकरण अब तक हुआ है उसको खत्म करेंगे। कितनी सीटें मान के चल रहे हैं आप बीजेपी की इस बार? 140 अब तक। 140 सीटें। सीएम कौन होगा? वो तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, मैं तो कहने की स्थिति नहीं, नहीं। उधर तो फेस साफ है। उधर तो अशोक गहलोत अपने चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी में बड़ा भ्रम है मतदाताओं में कि कोई सीएम भ्रम कौन? नहीं है, हमारे यहाँ 6-6 8-8 सीएम है, कम बात है क्या? उनके वही इसीलिए भ्रम है कि 6-8 सीएम है, कौन बनेगा? ना, भ्रम की क्या बात है? जिसको पार्लियामेंट बोर्ड कहेगा, मोदी जी कहेंगे, वो सीएम बन जाएगा। किरोड़ी लाल मीणा अगर सरकार बनती है तो खुद की क्या हैसियत देखते हैं, किस तरह इसका रोल मैं रहेगा? तो उम्र दराज हो गया, कोई लंबी रेस के घोड़े को बैठाना चाहिए। लंबी रेस के घोड़े को मतलब आप मानते हैं किसी युवा को मैं सीएम तो फेस? 75 साल का 2 साल बाद हो जाऊंगा। 75 की रेखा पार्टी ने खींच ही रखी है। आप मार्गदर्शन मंडल में आ जाएंगे 3 साल बाद। तो अभी मार्गदर्शन मंडल में हूँ 10 साल से, जी जी। मार्गदर्शन करता रहता हूँ। बहुत शुक्रिया किरोड़ी जी, आपने तमाम बातें की एनडीटीवी से खुलकर। तो ये तो किरोड़ी लाल मीणा, जिन्हें अक्सर किरोड़ी बाबा लोग कहते हैं। तमाम सवालों के इन्होंने खुलकर जवाब दिए। मनीष शर्मा, सवाई माधोपुर से एनडीटीवी के लिए।